हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करियर बिल्डअप पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो निरंतर नहीं डाल पा रहा था। इसका कारण था कि मैं बीमार था। चूँकि मैं अकेला हूँ, मुझे कंटेंट और क्रिएशन दोनों खुद अकेले ही करना पड़ता है। चूँकि अभी हमारे पास टीम है नहीं, जो टीम है वो निरंतर प्रयास में है कि इस कंटेंट को आगे कैसे बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, लगी हुई है। और बहुत ही जल्द इसी चैनल पर यूपीएससी एंड पीसीएस से रिलेवेंट सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, अमेरिका। अब क्वेश्चन का डिमांड है कि उपयुक्त कथन में कौन से देश आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में शामिल होते हैं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 3, 4, 5, 6, केवल 1, 3, 4, 5, केवल 2, 3, 4 और 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको ब्रॉड स्तर से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल इसका ऑप्शन सी है कि 1, 3 और 4 और 5 ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान जो है आसियान देश के साझी मुक्त व्यापार भागीदार में से एक है, जिसमें कनाडा और अमेरिका शामिल नहीं है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके रूप से जाना जाता है। G20, आसियान, संघाई सहयोग संगठन और सार्क। तो यहाँ पर फिलहाल हम बी आसियान देखते हैं, लेकिन इसको ब्रॉड स्तर में अभी थोड़े देर के बाद जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेकांग गंगा सहयोग 6 देशों का एक पहल है में निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार या प्रतिभागी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का डिमांड है कि इसमें सही आंसर को आपको चुनना है। और आपके सामने जो कूट दिया हुआ है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। और ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है केवल 1, 2, 3, 4, 1, 3 और 1, 2, 5। क्वेश्चन पूछा गया है मेकांग गंगा सहयोग, तो इसमें 1 और 3 जो हैं, मतलब बांग्लादेश और चीन मेकांग गंगा सहयोग की पहल में साझेदार हैं। फिलहाल इसके बारे में ब्रॉड स्तर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, इसे भी देखते हुए चलते हैं और इसका प्रयास आप लोग करते रहिएगा। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। ये द हिंदू के सोर्स ऑफ में आया था आर्टिकल, उसी के बिहाफ में ये क्वेश्चन बना है। इसको फिलहाल बनाने का प्रयास कीजिए और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर मेंस और प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चन को कराया जाता है एवं करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाता है एवं ब्रॉड स्तर पर इसी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा इसके भी तरीकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन के विकास के लिए समस्याओं एवं रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ये भी द हिंदू से टाइप है और उसमें छपे लेख के माध्यम से ये क्वेश्चन रूबरू हुआ है। इसे भी बनाने के तरीकों के बारे में जानेंगे और ये चर्चा में क्यों है इसे भी विस्तृत रूप से जानेंगे। फिलहाल बने रहिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर सही कथन को हमको चुनना है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेषित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र आद्र स्थल के नीचे पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है, वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और डी में है 1, 2, 3। तो यहाँ फिलहाल तीनों ऑप्शन सही है। फिर चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन,
ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उपयुक्त में से कौन सा फसल या बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। इनको कौन से जलाने के बाद वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 2 2 3 4, 1 3 और 1 2 3 4। फिलहाल यहाँ चारों अवशेष को जलाने से वातावरण में जलाने के बाद वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। फिलहाल इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हेतु मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर। तो ये चूँकि हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन डिमांड चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, इसे भी विशेष रूप से जानेंगे और जानते हैं इसके भव्य प्रारूप को। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, दूसरे कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी रामागोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिलहाल चर्चा में क्यों बना हुआ है इसे भी डिटेल से जानेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित गिल्ड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। ये मेंस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन चर्चा में क्यों है और इनके पूछने की संभावना निरंतर बनी रहती है, तो इसे बनाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके बारे में डिटेल से जानकारी अभी मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क यानी UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं। तो फिलहाल निरंतर बने रहिए, इसको हम डिटेल से अभी जानेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक हमारा डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन। ये चर्चा का विषय क्यों है और क्यों बना हुआ है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है डायरिया के बारे में, हैजा, टाइफाइड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे ORS बोलते हैं, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एकीकृत कार्य योजना यानी IAPPD, वैश्विक प्रतिरक्षण योजना UIP, निमोनिया की सफलतापूर्वक रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई SAANS अभियान, रोटा वायरस वैक्सीन ड्राइव। इन सब के बारे में हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए डायरिया रोग से संबंधित सरकारी पहले जो योजनाएं आई हुई हैं उसके बारे में जानना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये चर्चा का विषय क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कोलकाता में 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन यानी ASCODD को संबोधित किया। भारत व अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, अफ्रीका देशों, अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम के जरिए इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इस ASCODD की थीम मीन्स 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन की जो थीम थी वो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देश में हैजा, टाइफाइड और आंत संबंधी अन्य रोग की रोकथाम व नियंत्रण यानी SARS-CoV-2 महामारी से आगे थी। इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे इसमें आंत का संक्रमण, पोषण 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए रोड मैप सहित नीति व इसका अभ्यास, हैजा के टीके का विकास व त्वरित नैदानिकी, आंतों के जीवाणु के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के समकालीन दृष्टिकोण, नई पहल व चुनौतियाँ, सिंगेला SPP सहित आंतों व जीवाणु संक्रमण, महामारी विज्ञान, हेपेटाइटिस सहित अन्य वायरल संक्रमणों की बड़ी संख्या व इसमें
इसमें निवारण के लिए टीके आदि के साथ साथ कोविड महामारी के दौरान डायरिया अनुसंधान पर प्रस्तुत सीख शामिल है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, अस्पताल प्रबंधन के लिए ई अस्पताल, ई संजीवनी, टेली मेडिसिन ऐप जैसी भारतीय पहलों पर प्रकाश डाला गया है। डायरिया रोग है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डायरिया को किसी व्यक्ति द्वारा बार बार उल्टी और दस्त करने या व्यक्ति द्वारा सामान्य से अधिक दस्त करने जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है के रूप में परिभाषित किया गया है। डायरिया से उत्पन्न सबसे गंभीर खतरा निर्जलीकरण है। डायरिया रोग के दौरान तरल मल, उल्टी, पसीना, मूत्र और श्वास के माध्यम से पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम व कार्बोनेट की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण तब होता है जब इन नुकसानों की पूर्ति नहीं की जाती है। इसकी सांख्यिकी के बारे में जानते हैं। डायरिया रोग 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मौत का दूसरा प्रमुख कारण होता है। हर साल दस्त से 5 से कम उम्र के लगभग 5,25,000 बच्चे मर जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल बचपन में दस्त रोग के लगभग 1.7 बिलियन मामले सामने आते हैं। अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया और परसिडेंट डायरिया 3 प्रकार की डायरिया होती है। एक्यूट वाटरी डायरिया क्या है? कई घंटों या दिनों तक रहता है और इसमें हैजा शामिल होता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया, इसमें पेचिस भी कहा जाता है। और परसिस्टेंट डायरिया 14 दिनों या इससे अधिक समय तक रहता है। इसका कारण क्या है? संक्रमण, दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसे जीवाणु संक्रमण या वायरल और परजीवी जीवियों के कारण हो सकता है, जिसमें से अधिकांश मल दूषित पानी से फैलते हैं। कुपोषण, दस्त से मरने वाले बच्चे अक्सर अंतर्निहित कुपोषण से पीड़ित होते हैं, जो उन्हें दस्त के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। दूषित भोजन और पानी, मानव मल के साथ संदूषण, उदाहरण के लिए सीवेज, सेप्टिक टैंक और शौचालय विशेष चिंता का विषय है। पशु मल में सूक्ष्म जीव होते हैं जो दस्त का कारण बन सकता है। इसका रोकथाम कैसे किया जाना चाहिए? सुरक्षित पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वच्छता का उपयोग, साबुन से हाथ धोना, जीवन के पहले 6 महीने के लिए विशेष स्तनपान, अच्छी व्यक्तिगत और खास स्वच्छता, संक्रमण फैलाने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और रोटावायरस टीकाकरण। अगर इसके उपचार की बात की जाए तो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के साथ पूर्ण जलीकरण। ORS साफ पानी, नमक और चीनी का मिश्रण है। इसमें प्रति उपचार कुछ पैसे खर्च होते हैं। ORS छोटी आंत में अवशोषित होता है तथा मल के रूप में निकले पानी और इलेक्ट्रोलाइट को प्रतिस्थापित करता है। जिंक सप्लीमेंट्स दस्त की अवधि को 25% तक कम कर देता है और मल की मात्रा में 30% की कमी से जुड़े होते हैं। अंतःशिरा तरल पदार्थ के साथ पूर्ण निर्जलीकरण या गंभीर निर्जलीकरण या सदमे के मामले में किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ, कुपोषण और दस्त के दुष्चक्र को माता का दूध सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों और पौष्टिक आहार खिलाकर खत्म किया जा सकता है। जीवन के पहले 6 महीने के लिए विशेष स्तनपान सहित पौष्टिक आहार दिया जा सकता है। स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श, दस्त या जब मल में रक्त हो या निर्जलीकरण के लक्षण हो तो स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना। भारत द्वारा की गई पहलें राष्ट्रव्यापी डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा यानी IDFC, दस्त में ORS और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 में पूर्व मानसून या मानसून मौसम के दौरान IDFC का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2014 से बचपन में दस्त के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य है। निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एकीकृत कार्य योजना यानी IAPPD वर्ष 2014 में भारत में डायरिया और निमोनिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की रोकथाम के लिए सहयोगात्मक प्रयास करने हेतु निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी एकीकृत कार्य योजना यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनियन एंड डायरिया यानी IAPPD शुरू की गई है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP
यह वर्ष 1985 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था और निमोनिया एवं डायरिया सहित 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर व रुग्णता को रोकता है। निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई यानी SAANS। इसका उद्देश्य निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मामले में सालाना लगभग 15% है। रोटा वायरस वैक्सीन ड्राइव। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोटा वायरस वैक्सीन ड्राइव शुरू की, जो रोटा वायरस वैक्सीन का एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाना था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत अमेरिका संबंध को जानना है, भारत प्रशांत रणनीति को भी जानना है। मेंस के लिए द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत प्रशांत क्षेत्र, भारत अमेरिकी संबंध, चुनौती और सहयोग के क्षेत्र के बारे में जानना है। ये चर्चा का विषय क्यों रहा है? भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदार की 9वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री ने किया तथा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजस्व सचिव ने किया। बैठक की मुख्य विशेषताएं: जलवायु महत्वाकांक्षा बढ़ाने के प्रयास। दोनों देशों ने जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ साथ सार्वजनिक रूप से व्यक्त जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संबंधित घरेलू प्रयासों को साझा किया है। वृहद आर्थिक चुनौतियां क्या है? यूक्रेन में संघर्ष के संदर्भ में दोनों ने वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ आपूर्ति पक्ष में व्यवधानों सहित वैश्विक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए वर्तमान बाधाओं पर चर्चा की तथा इन वैश्विक बृहद आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुपक्षीय सहयोग की केंद्रीय भूमिका के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया। उन्होंने जलवायु कार्रवाई सहित विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए भारत को वित्त पोषण हेतु मदद करने के लिए MDBS के माध्यम से काम करने के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों ने इन बहुपक्षीय और द्विपक्षीय तथा अन्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की योजना बनाई है। समान ऋण उपचार। दोनों पक्षों ने ऋण स्थिरता, द्विपक्षीय उधार में पारदर्शिता और ऋण अस्पष्ट का सामना करने वाले देशों को उचित एवं समान ऋण उपचार प्रदान करने हेतु कार्रवाई का समन्वय करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ऋण उपचार के लिए G20 सामान्य ढांचा। दोनों ने ऋण उपचार के लिए G20 साझा ढांचे को समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से लागू करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सामूहिक परिणत लक्ष्य। दोनों ने सार्थक कार्यों और कार्यान्वयन में पारदर्शिता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्रोत से 2025 तक हर वर्ष $100 बिलियन जुटाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने ऑफशोर टैक्स चोरी से निपटने के लिए सूचना साझा करने में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। सामूहिक परिमाणित लक्ष्य। दोनों ने सार्थक समन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 2025 तक हर साल $100 बिलियन जुटाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए सूचना साझा करने में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। विदेशी खाता का अनुपालन अधिनियम। दोनों पक्ष वित्तीय खातों की जानकारी साझा करने के लिए विदेशी खाता का अनुपालन अधिनियम यानी FATCA से संबंधित चर्चा में शामिल होना जारी रखेंगे। अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने सहित साझा मूल्यों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के प्रमुख वैश्विक शक्तियों के रूप में उभरने और इंडो पैसिफिक को शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि के क्षेत्र के रूप में सुरक्षित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उभरने का समर्थन करता है।
आर्थिक संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 में वस्तुओं और सेवाओं में समग्र अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार 157 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र G20 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका निकट सहयोगी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया ताकि भारत एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो सके। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत मुक्त खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने व क्षेत्र को लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के रूप में बैठक करते हैं। भारत समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे यानी IPEF पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले 12 देशों में से एक है। भारत इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है। वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में जलवायु वाले अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन और वर्ष 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID में शामिल हो गया। भारत अमेरिका संबंध में युद्ध चुनौतियां। भारत अमेरिका संबंधों की संबंध चुनौतियां। टैरिफ अधिरोपण। वर्ष 2018 में अमेरिका ने कुछ स्टील उत्पादों पर 25% टैरिफ और भारत द्वारा कुछ एल्युमिनियम उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया गया था। भारत ने जून 2019 में अमेरिकी आयात पर लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की। हालांकि धारा 232 टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका में स्टील निर्यात में साल दर साल 46% की गिरावट आई है। आत्मनिर्भरता को संरक्षणवाद के रूप में गलत समझना। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ावा दिया है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी बंद बाजार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अमेरिका की वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली यानी GSP से छूट। अमेरिका ने GSP कार्यक्रम के तहत जून 2019 में प्रभावी भारतीय निर्यातकों से शुल्क मुक्त निर्यात के प्रावधान को वापस ले लिया है। परिणाम स्वरूप अमेरिका को 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर विशेष शुल्क उपचार को हटा दिया गया, जिससे भारत ने निर्यात उन्मुख क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पार्ट्स आदि क्षेत्र प्रभावित हुए। अन्य देशों के प्रति अमेरिका की शत्रुता। भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद भारत अमेरिका संबंधों के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, बल्कि भारत के पारंपरिक सहयोगी ईरान और रूस जैसे तीसरे दुनिया के देश के प्रति अमेरिका की शत्रुता के कारण है। भारत अमेरिका संबंधों को चुनौती देने वाले अन्य मुद्दों में ईरान के साथ भारत के संबंध और रूस से भारत द्वारा S-400 की खरीद शामिल है। अमेरिका द्वारा भारत को रूस से दूर करने के आह्वान का दक्षिण एशिया की यथास्थिति पर दूरगामी परिणाम हो सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति। भारत अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि यह क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और हितों के लिए जोखिम पैदा कर रहा है। आगे की राह। अद्वितीय जनसांख्यिकी लाभांश अमेरिका और भारतीय कंपनियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्माण, व्यापार एवं निवेश के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक अग्रणी अभिकर्ता के रूप में उभर रहा है, जो साथ ही अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह अपने महत्वपूर्ण हितों को और आगे बढ़ाने के अवसर का पता लगाने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग करेगा। भारत और अमेरिका अपने सच्चे अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं। परिपक्व प्रमुख शक्ति के बीच एक ऐसी साझेदारी जो पूर्ण समानता की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि एक निरंतर संवाद सुनिश्चित करके मतभेदों को प्रतिबंधित कर रही है।
तथा इन मतभेदों को नए अवसर के निर्माण में शामिल भी कर रही है। यूक्रेन संकट के परिणाम स्वरूप चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ संरेखन केवल रूस पर भरोसा करने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है, क्योंकि यह चीन को संतुलित करता है। अतः अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है। चीन सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं पर साझा चिंता के कारण अंतरिक्ष शासन अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंधों में खटास का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत को आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डील करें। और अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर सूचना दें, ताकि इससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ये चर्चा का विषय क्यों है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक इम्पोर्टेंट है, और वहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए आसियान का महत्व और भारत आसियान सहयोग के क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट है। ये IR चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हमें इसे देखते हैं, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने नोम पेन्ह कंबोडिया में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रमुख बिंदु क्या है एक्ट ईस्ट नीति। भारत ने प्राचीन काल से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मौजूद गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सभ्यतागत संबंधों की सराहना की तथा कहा कि भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत ने इंडो पैसिफिक में आसियान की केंद्रीयता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी। आसियान और भारत ने मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान को अपनाया। इसने समुद्री गतिविधियों, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लाने का प्रस्ताव करता है, ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल और व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक बनाया जा सके। शांति और सुरक्षा। दोनों पक्षों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री रक्षा और सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने व बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की है। संवाद और समन्वय को मजबूत करना। आसियान केंद्रीयता को बनाए रखने के हिस्से के रूप में दोनों पक्षों ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, भारत के साथ मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी PMC+1, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM+, विस्तारित आसियान समुद्री मंच EAMF सहित आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से बातचीत और समन्वय को मजबूती प्रदान करने के महत्व की पुष्टि की। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्र। परिचय। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से की जाती है। आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और इसकी कुल संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। सदस्य। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक साथ लाता है। आसियान भारत संबंध। परिचय। आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में एक माना जाता है। भारत और अमेरिका, चीन, जापान व ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं।
आसियान भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए। यह दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर स्तरीय साझेदारी की ओर अग्रसर हुआ। परंपरागत रूप से भारत आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के चलते व्यापार एवं लोगों से लोगों के बीच संबंध रहा। हालिया क्षेत्रों का अभिसरण का एक और जरूरी क्षेत्र चीन के उदय को संतुलित कर रहा है। भारत और आसियान दोनों का लक्ष्य चीन की आक्रामक नीतियों के आलोक में इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिए एक नियम आधारित सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है। सहयोग के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तु क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता और वर्ष 2014 में सेवाओं का निवेश में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एफटीए के लागू होने के बाद से इसके बीच व्यापार लगभग दोगुना होकर वर्ष 2019-20 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अधिक हो गया और फिर वर्ष 2020-21 में महामारी से प्रेरित मंदी के कारण घटकर 89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, जिसके परिणाम स्वरूप रियासती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में भारत और आसियान क्षेत्र के बीच वस्तु व्यापार 98.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत के मुख्य व्यापारिक संबंध इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ है। राजनीतिक सहयोग, आसियान भारत केंद्र AIC की स्थापना भारत और आसियान के बीच संगठनों एवं थिंक टैंक के साथ नीति अनुसंधान तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को करने के लिए की गई थी। वित्तीय सहायता, भारत आसियान भारत सहयोग कोष यानी आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय यानी IMT राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजना पर काम कर रहा है। भारत आसियान के साथ एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है और भारत में नई दिल्ली तथा वियतनाम में हनोई के बीच एक रेलवे लिंक स्थापित करने की योजना बना रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग, आसियान द्वारा लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आसियान देशों के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान आदि। रक्षा सहयोग, संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास भारत और अधिकांश आसियान देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। वाटरशेड सैन्य अभ्यास वर्ष 2016 में आयोजित किया गया। वियतनाम परंपरागत रूप से रक्षा मुद्दों पर घनिष्ठ मित्र रहा है। सिंगापुर भी इतना ही महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के लिए आसियान का महत्व, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत को आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंधों की आवश्यकता है। आसियान देश के साथ कनेक्टिविटी भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह कनेक्टिविटी परियोजना पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंध का अर्थ इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के साथ साथ भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास है। चूँकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है, आसियान भारत नियम आधारित प्रशांत की सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का सामना करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, कर चोरी आदि जैसे मामलों के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। आगे की राह, आसियान और भारत को व्यापार तथा निवेश संबंधों को सुदृढ़ करना चाहिए। आसियान के साथ भारत का व्यापार विश्व के साथ भारत के व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है। भारत आसियान में महत्वपूर्ण गैर टैरिफ बाधाओं का सामना कर रहा है, जो आसियान के साथ इसके निर्यात को भी सीमित करता है। आसियान और भारत के बीच श्रृंखलाओं में वर्तमान जुड़ाव पर्याप्त नहीं है। आसियान और भारत उभरते परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं तथा नई एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं
श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इस अवसर का पता लगाने के लिए आसियान व भारत को अपने कौशल को उन्नत करना होगा, रसद यानी लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करना होगा और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। जैसा कि इससे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, और इस क्वेश्चन का डिमांड था कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में शामिल हैं कौन कौन। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान। इस क्वेश्चन को अब आप करने लायक हो चुके हैं। तो इसमें आपको पता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं अमेरिका जो हैं आसियान, जापान आसियान मुक्त व्यापार भागीदारों में शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। एवं दूसरा क्वेश्चन आपसे किया था कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार शब्द अक्सर देश में एक समूह के मामले के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आसियान के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं तो देखिए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार यानी RCEP दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में संघ यानी आसियान के 10 सदस्य देशों और 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके साथ आसियान का मौजूदा FTA है। अतः विकल्प भी सही है। और एक प्रश्न और है, मेकांग गंगा सहयोग 6 देशों की एक पहल है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार या प्रतिभागी नहीं है। तो इसमें कथन दिया है बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, चीन और थाईलैंड, और नीचे कूद है कि कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 3 जो है बांग्लादेश और चीन इसमें सही है, बाकी कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये सही नहीं है। इसमें प्रतिभागियों में ये 3 शामिल नहीं है। और मेकांग गंगा सहयोग में आपका बांग्लादेश और म्यांमार, चीन शामिल है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की लुक ईस्ट नीति यानी पूर्व की ओर देखो नीति के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसे बनाने का प्रयास आप कीजिए। अब अगला टॉपिक है हमारा अवैध, गैर सूचित और अविनियमित यानी IUU मत्स्यन में वृद्धि। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का मत्स्यन क्षेत्र और संबंधित पहल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे अवैध, गैर सूचित और अविनियमित मत्स्यन घटनाओं के बावजूद हिंद महासागर में चीन के 200 से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को देखा है। ऐसी अधिकांश अवैध गतिविधियां उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में होती हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को अवैध, गैर सूचित और अविनियमित मत्स्यन घटनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अवैध, गैर सूचित और अविनियमित मत्स्यन घटनाएं IUU मत्स्यन गतिविधियों की विस्तृत विविधता को दर्शाने वाला व्यापक शब्द है। IUU मत्स्यन के सभी प्रकार और आयामों से संबंधित है। इसे गहन समुद्रों और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र में देखा जाता है। यह मछली पकड़ने और इसके उपयोग के सभी पहलुओं और चरणों से संबंधित है और यह कभी कभी संगठित अपराध से जुड़ा हो सकता है। इस क्षेत्र का मत्स्यन मछलियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों में बाधक है। इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक स्थिरता और उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति भी शिथिलता होती है। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति, अगर भारतीय परिदृश्य की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में लगभग 1.24% और कृषि GVA में 7.28% से अधिक का योगदान है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। इस क्षेत्र को 14.5 मिलियन
लोगों को रोजगार प्रदान करने और देश के 28 मिलियन मछुआरा समुदायों के लिए सतत आजीविका प्रदान करने वाले एक मजबूत चालक के रूप में माना जाता है। विगत कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में 3 प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मछली पकड़ने के कार्य का मशीनीकरण, लवणीय जल में झींगा जलीय कृषि का सफल शुरुआत। संबंधित पहल, मत्स्यिकी बंदरगाह, आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में 5 प्रमुख मत्स्यिकी बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेटुआ घाट का विकास। समुद्री शैवाल पार्क, तमिलनाडु को गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क को केंद्र बनाया जाएगा, जिसे हब और स्कोप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या 15 लाख मछुआरों, मत्स्यन करने वाले किसानों आदि के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का विकास करता है, जिसमें से इस संख्या का लगभग 3 गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर के रूप में है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मछली पालन करने वाले किसानों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करना है। पाक बे योजना, पाक जल डमरू मध्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रॉल मछली पकड़ने वाली नौकाओं का विविधीकरण योजना 2017 में एक केंद्रीय परियोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसे अम्ब्रेला ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। समुद्री मत्स्य पालन विधेयक 2021, विधेयक में मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत जहाज़ों को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में मछली पकड़ने के लिए केवल लाइसेंस देने के प्रस्ताव हैं। अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के लिए क्या पहल है? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA मई 2022 में IUU मछली पकड़ने के प्रभाव को पहचानते हुए, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाली मछली के भंडार में कमी आ सकती है, क्वाड के सदस्यों ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रयास की घोषणा की। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निकट वास्तविक समय या नियर रियल टाइम गतिविधियों की अधिक सटीक समुद्री तस्वीर प्रदान करना है। यह IPMDA हिंद प्रशांत क्षेत्र में IUU को संबोधित करने की दिशा में भारत और अन्य क्वाड भागीदारों में संयुक्त प्रयासों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है। IFC-IOR गुरुग्राम में भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधक और विश्लेषण केंद्र यानी IMAC और इसके साथ स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी IFC-IOR उच्च समुद्र में सभी जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी करता है। IFC-IOR समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के अन्य क्षेत्रीय निगरानी केंद्रों के साथ सहयोग कर रहा है, जैसे IUU की निगरानी के प्रयास भी शामिल हैं। UNCLOS समुद्री कानून और संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसार तटीय राष्ट्र अपने संबंधित EEZ के भीतर IUU मछली पकड़ने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCLOS के तहत क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधक संगठन जैसे हिंद महासागर टूना आयोग और दक्षिण हिंद महासागर मत्स्य समझौता उत्तर समुद्र पर IUU मत्स्य की निगरानी करते हैं। केप टाउन समझौता वर्ष 2012 का केप टाउन समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी समझौता है जो 24 मीटर लंबाई और उससे अधिक या सकल टन में समतुल्य मत्स्य जहाज़ों के डिजाइन, निर्माण, उपकरण और निरीक्षण पर न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। भारत इस समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है। एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स इस समझौतों का उद्देश्य प्रभावी पोर्ट्स स्टेट मेजर्स के कार्यान्वयन के माध्यम से IUU मत्स्यन को रोकना, बचाना और उन्मूलन करना है और इस प्रकार समुद्री संसाधनों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत इस समझौतों का हस्ताक्षर करता नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय IUU मत्स्य रोकथाम अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने नवंबर 2017 में अपने 72वें सत्र में IUU मत्स्य के खिलाफ लड़ाई के लिए 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। एक क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन के विकास के समस्याओं और रणनीति की व्याख्या कीजिए। तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए कि नीली क्रांति भारत में कब आया था और कैसे कैसे इसका उन्मूलन हुआ, इसका विस्तार हुआ है और आज भी परंपरा जारी है। मछली पालन के क्षेत्र में जो विकास देखने को मिल रहा है उससे संबंधित प्रश्न है, इसे बनाने का कोशिश कीजिए। अगर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस ऑफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है क्या, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में जानना है, कोप के बारे में जानना है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है, मीथेन गैस क्या है, संबंधित पहले क्या क्या है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीथेन उत्सर्जन, मीथेन गैस में कटौती के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय पहल। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने और सरकारों एवं निगमों की प्रतिक्रिया देने हेतु सतर्क करने के लिए एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली यानी मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। मार्स पहल का उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयास को सुदृढ़ करना है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स। परिचय। मार्स को मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों में 27वें सम्मेलन COP27 में लॉन्च किया गया था। डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अंतर्राष्ट्रीय मिशन मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी IMEO रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था ताकि नीति प्रासंगिक डेटा को उत्सर्जन शमन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। यह प्रणाली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहली वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन के डेटा को अधिसूचित प्रक्रियाओं से पारदर्शी रूप से जोड़ेगी। उद्देश्य क्या है? मार्स बड़ी मात्रा में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकीकृत करेगा जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है और संबंधित हितधारकों को इस पर कार्रवाई करने के लिए सूचनाएं भेजता है। मार्स मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग में बड़े उत्सर्जन स्रोत का पता लगाएगा, लेकिन रियल टाइम कोयला अपशिष्ट, पशुधन और चावल के खेतों में भी उत्सर्जन का पता लगाने में सक्षम होगा। मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता क्यों है? मीथेन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो प्रकृति में बहुतायत में और कुछ मानवीय गतिविधियों के उत्पादों के रूप में होती है। मीथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफिन श्रृंखला का सबसे सरल सदस्य है और प्रबल ग्रीन हाउस गैस में से एक है। मीथेन से संबंधित चिंताएं। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में दूसरी सबसे अधिक प्रचलित गैस होने के बावजूद मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रह को गर्म करने की बहुत अधिक क्षमता है। वर्तमान वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 17% के लिए जिम्मेदार है। मीथेन को पूर्व औद्योगिक समय से कम 25 से 30% तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव प्रेरित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके निष्कासन के बाद 20 वर्षों में वायुमंडल में तापमान बढ़ने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव प्रेरित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उत्सर्जन के बाद 20 वर्षों में वायुमंडलीय गर्मी को उत्सर्जित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक कुशल माना जाता है। मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए वैश्विक पहल। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन UNFCCC COP26 में लगभग 100 देश का एक स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में एक साथ आए थे, जिसे ग्लोबल मीथेन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2020 के स्तर में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करने के लिए आयोजित किया गया। तब से इस पहल में अधिक
देश शामिल हुए, जिसमें कुल संख्या लगभग 130 हो गई। वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 33% की कमी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि से बचने की उम्मीद है और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्य के नीचे रखने के वैश्विक प्रयासों में बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। ग्लोबल मीथेन पहल GMI यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी भागीदार है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की वसूली और उपयोग के लिए बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। GMI यानी ग्लोबल मीथेन पहल दुनिया भर के मीथेन टू एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जो भागीदार देशों को मीथेन रिकवरी शुरू करने और परियोजनाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। भारत इसमें एक भागीदारी देश है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हरित धारा यानी HD, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एंटी मिथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विकसित किया है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च दूध उत्पादन भी हो सकता है। भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम, विश्व संसाधन संस्थान WRI, भारत गैर लाभकारी संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI के नेतृत्व में भारत GHG यानी ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाला स्वैच्छिक ढांचा है। कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ व्यवसायों एवं संगठनों के चलाने के लिए व्यापक माप तथा प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। चलिए आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही कूट को चुनना है। पहला कूट है, कथन दिया गया है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेषित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अर्ध स्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। और वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये तीनों कथन जो हैं ये सही हैं। ये आइए थोड़ा इसका व्याख्या को देख लेते हैं। मीथेन हाइड्रेट बर्फ़ की एक जालीनुमा पिंजड़े जैसी संरचना है जिसमें मीथेन अणु बंद होते हैं। यह एक प्रकार की बर्फ़ है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह पर जमा होती है, जहां तापमान और दबाव की स्थिति इसके गठन के लिए अनुकूल होती है। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे मीथेन हाइड्रेट और तलछटी चट्टानी इकाइयों के निर्माण और स्थिरता के लिए उपयुक्त तापमान एवं दबाव की स्थिति वाले क्षेत्र में महाद्वीपीय सीमांत सात तलछट जमाव, अंतर्देशीय झीलों और समुद्रों के गहरे पानी के तलछट और अंटार्कटिक बर्फ आदि शामिल हैं। मीथेन हाइड्रेट जो एक संवेदनशील तलछट है, तापमान में वृद्धि या दबाव में कमी के साथ तेजी से पृथक हो सकते हैं। इस पृथक्करण से मुक्त मीथेन और पानी को प्राप्त किया जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा रोका जा सकता है। मीथेन वायुमंडल में लगभग 9 से 12 वर्ष की अवधि में ऑक्सीकृत हो जाती है, जहां यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ क्वेश्चन का डिमांड किया गया है, उपयुक्त कथन में से कौन सा फसल या बायोमास अधिशेष के जलने के कारण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, 2, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4, केवल 2, 3, 4। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो चारों ऑप्शन है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों ऑप्शन जो हैं बायोमास का ही प्रतिमूर्त है, इसलिए ये चारों ऑप्शन सही है। इसका अगर व्याख्या देखते हैं, इसके व्याख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
बायोमास कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। बायोमास में सूर्य से संग्रहित ऊर्जा होती है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं। जब इस बायोमास को जलाया जाता है तो बायोमास की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। फसल अवशेष और बायोमास जलाने यानी दावानल को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO, मीथेन CH4, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। धान की फसल के अवशेष को जलाने से वातावरण में सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर यानी SO2, NO2 और O3 उत्सर्जित होती है। तब विकल्प तीनों सही है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रीन फील्ड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं क्या हैं। तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। अगला टॉपिक है हमारा जवाहरलाल नेहरू। ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। होम रूल लीग के लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू का महत्व और योगदान चर्चा का विषय क्यों है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस मना रहा है। विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू परिचय। जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू जो एक वकील 2 बार अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर रहे। माता का नाम स्वरूप रानी। संक्षिप्त परिचय। लेखक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील जो भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। शिक्षा। नेहरू ने 16 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शिक्षिका और ट्यूटर्स द्वारा घर पर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1905 में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूल हैरो में दाखिला लिया जहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। नेहरू कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में 3 साल पढ़ाई की है जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की है। उन्होंने इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। स्वदेशी वापसी। वर्ष 1912 में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने तुरंत राजनीति में भाग लिया। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। नेहरू ने वर्ष 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। वर्ष 1916 में वे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में भी शामिल हुए। वे वर्ष 1919 में होम रूल लीग इलाहाबाद के सचिव बने। वर्ष 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बातचीत की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वर्ष 1921 में उन्होंने सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में ले लिया गया। नेहरू को 20 सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1927 तक उन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया था। वर्ष 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता के रूप में चुना गया था। नेहरू ने इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। वर्ष 1929 से 1931 में उन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जिसने कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों और देश के भविष्य को रेखांकित किया। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। नेहरू कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और महात्मा गांधी के
समान लोकप्रिय हुए। उन्होंने वर्ष 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने के कारण नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 4 साल जेल की सजा मिली थी। नेहरू ने वर्ष 1942 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अन्य नेताओं के साथ नेहरू को 8 अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदानगर किले में ले जाया गया। वर्ष 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में निष्ठाहीनता और आरोपी अधिकारियों और सैनिकों के लिए कानूनी बचाव की व्यवस्था की। उन्हें वर्ष 1946 में चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सत्ता के हस्तांतरण की राजनीति की सिफारिश करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे का भी दुख हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के अनुसार एक रियासत को संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहिए। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र भारत में कोई रियासत नहीं होगा। उन्होंने राज्यों के प्रभावी एकीकरण का कार्य वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। जब नए भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। राज्यों को भाषाओं के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति बनाई। लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को पूरा करके भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम यानी NAM को उसकी प्रमुख बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। भारत में द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान भारत की महाशक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 17 वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया। भारत के लिए लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उनकी आंतरिक नीतियों की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद, एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के 4 सिद्धांतों पर की गई थी। वह इन स्तंभों को नए स्वतंत्र भारत के निर्माण में शामिल करने में सक्षम थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, एक आत्मकथा, एक पिता से उसकी बेटी को पत्र। मृत्यु उनका हुआ था 27 मई 1964। अब कुछ प्रश्न हैं, इसे देखते हैं। वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हेतु मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये तैयार किया गया था। दूसरा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरे कौन थे? तो दूसरे सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और हाँ, जाते जाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस चैनल पर आप बने हैं तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं इसे ब्रॉड स्तर पर इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकूँ, ताकि उन स्टूडेंट को फ्री में सेवाएँ मुहैया करवा सकूँ। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।